हे गाइस नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस की प्यारे सी यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान की। इससे पिछले वाले वीडियो में अभी हमने जिस टॉपिक को हमने समाप्त किया था उसी टॉपिक पे आधारित, उसी टॉपिक पे बेस कुछ न्यूमेरिकल का हम लोग आज अभ्यास करने वाले दोस्तों, जो कि एग्जाम के दृष्टि से एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न है। 99% चैलेंज के साथ हर सत्र बोर्ड में ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आज ये बता देना चाहते हैं कि आज की लेक्चर बेहतरीन रहने वाली है। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, कहीं एक मिनट जरा सा स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करके भी जाइएगा। दोस्तों चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं बिना आपके टाइम को गंवाए हुए। सबसे पहला सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहली सवाल आपसे क्या कर रहा है कि निम्न चित्र में माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक के लिए हम लोग इस सिंबल का उपयोग करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, माध्यम 1 के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के लिए ये सिंबल का उपयोग करेंगे। चलिए अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ से ये कोई किरण है, हमने पढ़ा है आने वाली किरण आपतित किरण होती है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई है होता है। और दोस्तों प्रश्न में आप ऐसे दिया रहेगा, आपको ऐसे लिखना है आपतन कोण जो होता है आई बराबर आपको दी गई है 30 अंश। फिर उसके बाद अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण आर होता है। तो अपवर्तन कोण आर आपको दे के रखा है, देखिएगा अपवर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण आर की वैल्यू दे के रखिए 45 डिग्री। अब आपसे क्या पूछा, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक हम लिखेंगे 1n2 का उपयोग करने वाले हैं। तो 1n2 का उपयोग हो जाएगा तो स्नेल का नियम याद होगा, साइन आई बटे साइन आर। तो यहाँ साइन आई के स्थान पे कितना दोस्तों, साइन 30 अंश है और आर के स्थान पे क्या है, साइन 45 अंश है। तो दोस्तों साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, ये तो सबको पता होना चाहिए, 1/2 होता है। और साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। ये √2 यहाँ पहुंचेंगे, ये यहाँ पहुंच जाएगा तो √2 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, देखिएगा 2 आ जाएगा। √2 अपान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ पर छोड़ सकते हो, या तो हल करना चाहो दोस्तों तो आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग हल करके क्या पाते हैं। इस 2 को लिख सकते हैं दोस्तों, √2 है तो इस 2 को लिखा जा सकता है √2 गुणे √2, क्योंकि इन दोनों का गुणा करोगे फिर से ही आ जाएगा। ये कट गया तो आपको मिला 1/√2। तो जो अपवर्तनांक आया दोस्तों 1n2 वो आपका ये आया 1/√2। इस प्रकार दोस्तों आपका पहला सवाल क्या होता है, यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसी पे बेस जो है आपका दूसरा सवाल है, पर वो यूपी 2013 में 2 मार्क में पूछा गया, अर्थात ये 2, इस क्वेश्चन का जो मार्क था वो 2 नंबर का था। सोचिए कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए ये 2013 में, वो 2020 में। तो मैंने बोला था ना कि भाई आज की सवाल आपके लिए जो है एकदम बोर्ड, यानी कहने का मतलब कि आप समझिए कि किसी न किसी एक सत्र में आप एग्जाम देने बैठे हो, उस पैटर्न की सवालें हैं। तो ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ प्रकाश किरण वायु से द्रव में जा रही है, वायु से द्रव में तो जा रही है, पर ये जो कोण बन रहा है वो कोण 135 है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यार ये तो आई की वैल्यू 135 दे दिया गया। नहीं दोस्तों, आई की वैल्यू 35 वहां पर नहीं है। आप एक याद रखिएगा, आपने पढ़ा था कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण। तो देखिए दोस्तों यहाँ अभिलंब आपका ये है, अभिलंब आपका ये है n डैश। अब देखिए तो ये आपतन कोण होगा I और ये अपवर्तन कोण होगा R। तो मुझे ये I और R की वैल्यू चाहिए। तो देखो दोस्तों, यदि आपको I की वैल्यू चाहिए तो टोटल वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की 90 होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की 90 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक 35 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 35 है। तो आप अगर हम 135 में से ये 90 घटा दे तो यही मिलेगा ना। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, आपतन कोण आई, क्या आपतन कोण आई बराबर क्या हो जाएगा 135 माइनस 90 बराबर 45 डिग्री। एक बार फिर से आप समझ लीजिएगा,
टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 135 है, ये 90 है, तो मुझे इतना चाहिए, तो 135 में 90 वाला घटा देते हैं। वही चीज नीचे भी करना है। नीचे क्या करना है, अपवर्तन कोण। क्या दोस्तों, अपवर्तन कोण। ठीक भैया, अपवर्तन कोण आर बराबर कितना हो जाएगा, 120 माइनस 90 बराबर कितना, 30 अंश। ये देखिएगा पूरा टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है। अब मुझे केवल यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो 120 में से 90 घटा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, पूरा यहाँ से लेकर टोटल 120 है, अब यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो ये चाहिए, तो 120 में से 90 घटा दो ना, तो आपको मिल जाएगा। तो अपवर्तन कोण 30 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, निम्न चित्र की सहायता से द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं n है द्रव का अपवर्तनांक, तो स्नेल का नियम लगाएंगे, साइन आई बटे कितना हो जाएगा, साइन आर। तो आई की वैल्यू कितनी है, साइन 45 हो जाएगा, और आर की वैल्यू कितनी है, 30, तो ये आ जाएगा साइन 30। साइन 45 अंश का मान होता है 1 बटे कड़ी में 2, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे दोस्तों, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 बटे, इनका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो √2 आ जाएंगे। ठीक, क्या करते हैं, परमेयीकरण करते हैं, तो √2 का गुणा ऊपर कर देंगे, √2 का गुणा नीचे कर देंगे, तो इनका गुणा इनसे कर देंगे दोस्तों, तो 2 √2 आ जाएगा, नीचे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और √4 आ गए। √4 से बाहर आएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो n इक्वल टू √2 बचा, जिसकी वैल्यू 1.414 होता है। तो अपवर्तनांक जो आया वो 1.414 आया। दोस्तों केवल यहाँ ध्यान देना, ये आपका आंसर आया था, यहाँ परमेयीकरण किया गया, √2 से गुणा भी किया गया, √2 से भाग भी किया गया। तो इस प्रकार दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 2 भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, जो कि 2013 में पूछा जा चुका है प्रश्न। तो आप इसको एक बार नहीं 2 बार जो है अभ्यास कीजिएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर का। तीसरा नंबर क्या करा, यहाँ भी ये आपतित किरण है, पर ये अभिलंब नहीं है, इसके बीच का कोण है, मुझे इस वाला, यहाँ ये वाला कोण चाहिए, और ये वाला कोण, ये वाला तो कोण पता नहीं, पर ये पता है टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है, तो 90 में से 45 घटा दे तो ये 45 मिल जाएगा ना, बस। तो आपतन कोण आई, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपतन कोण आई बराबर होगा 90 माइनस 45 बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। फिर उसके बाद अपवर्तन कोण निकालना है। क्या दोस्तों, अपवर्तन कोण, देखिए अपवर्तन कोण आर निकालना है, तो आर बराबर आ जाएगा 90 माइनस 30 बराबर कितना, 60 अंश। तो फिर से क्या पूछ रहा है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो हम लिखते हैं 1n2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई बटे कितना हो जाएगा, साइन आर। अब आई की वैल्यू यहाँ कितनी है दोस्तों, देखिए आई की वैल्यू कितनी, 45, तो साइन 45 अंश हो जाएगा, और आर की वैल्यू कितनी है, 60, तो साइन 60 अंश हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, साइन 45 अंश का मान है 1/√2, साइन 60 अंश का मान है √3/2। देखिएगा, तो दोस्तों ये दो ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई होगा, और ये इनका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो जाएगा। यहाँ भी फिर से परमेयीकरण करते हैं, तो √6 का गुणा और √6 का भाग, परमेयीकरण कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ अगले स्टेप में क्या मिलेगा, 1n2 बराबर 2 का गुणा इधर करेंगे तो 2 √6 मिलेगा, बराबर इनका गुणा इनसे कर देंगे तो केवल 6 आएगा, 2 1 के 2, 2 3 6। तो आपका आंसर जो आ जाएगा दोस्तों 1n2 बराबर √6/3। तो जो अपवर्तनांक आता है दोस्तों इस प्रकार आता है, और यह प्रश्न 2020 में 2 मार्क का पूछा गया था। तो आप जरूर इसको अभ्यास कीजिएगा दोस्तों। इस प्रकार आपका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सवाल कंप्लीट हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और एक बार नहीं 2 बार आप अभ्यास जरूर कीजिए दोस्तों। फिर हम बातें करते हैं आगे प्रश्न की। तो गाइस बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यानी आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न दे दिया जाता है। देखिए आपको 2019, 15, 13, 11, 17 में पूछा भी गया है ये प्रश्न। क्या कर रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है,
अर्थात n की वैल्यू आपको दे दी गई है 1.5 है। फिर उसके बाद प्रकाश की चाल यानी c इक्वल टू दिया है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और v पूछ रहा है v। तो फार्मूला आपके पास होता है दोस्तों, आपने ये फार्मूला पढ़ा था n इक्वल टू सी बटे वी। ठीक, ये पूछ रहा, तो यानी की वैल्यू आपको प्राप्त है 1.5 रख दीजिए, c की वैल्यू 3 गुणे 10⁸ बटे v बटे 1। इनको यहाँ कर दीजिए, इनको यहाँ कर दीजिए, v बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 10⁸ यहाँ 1.5, तो 1.5 1 1.5 1.5 दूना 3, 2 से कट गए, v बराबर आ गया 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सवाल जो था, ये इतनी बार जो पूछा गया प्रश्न था, उसका आंसर आ गया 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कुछ भी नहीं करना आपने, इससे पिछले वाले लेक्चर में सारा फार्मूला पढ़ा जितने आप लगा रहे हो। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि आप पिछली वीडियो जरूर देखा करो यार, जाके एकदम गौर से देख के आओ। यदि आपने वो वीडियो अटेंड किया ना तो ये पूरी सवाल हलवा लगने वाला है, एकदम जबरदस्त। फिर आपसे क्या करा कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 गुणे 10⁸ और 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो देखो वायु में प्रकाश की चाल, तो वायु में प्रकाश की चाल मान लेते हैं VA, यानी वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, उसके बाद कितना है 2, तो ये किसमें है कांच में, तो Vg, यानी Vg इसलिए लगाया गया दोस्तों क्योंकि ग्लास माने कांच होता है। तो 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर पूछ रहा अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, अपवर्तनांक यानी किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो दोस्तों वायु के सापेक्ष, वायु मतलब एयर और ग्लास मतलब कांच, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है, क्या हो जाएगा दोस्तों, VA वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल कितनी है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और कांच में प्रकाश की चाल है 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 3 बटे कितना बचेगा 2 बचेगा दोस्तों, 3 बटे 2 और इसे हल करोगे तो 1.5 आएगा। तो आंसर आपका इस प्रकार 1 क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, जो कि दोस्तों 2013 और 11 में पूछा गया, आप देख सकते हैं दोस्तों। फिर अगला प्रश्न आता है, कह रहा कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। कांच का वायु के सापेक्ष, यानी कांच का वायु के सापेक्ष, सोचिए जरा सा, कांच यानी GNA, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है 1.5 है। फिर करा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, अर्थात ANG। ये तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता पे डिपेंड है भाई, प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या कहती है कि ANG। अभी ये पिछले वाले लेक्चर आपने देखा होगा तो हम बताए हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता मतलब अगर कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.3 है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा 1.5 का व्युत्क्रम, यानी 1 बटे क्या हो जाएगा GNA, और 1 GNA की वैल्यू कितनी है 1.5। इसे हल करोगे दोस्तों तो ANG इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.67। तो आपने अगर पिछला लेक्चर देखा है तो ये आंसर आप तुरंत हल कर सकते हो दोस्तों, कुछ भी नहीं रखा गया 2005 में। यानी जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो अपवर्तनांक जो होता है वो कांच से वायु में लौटते समय वो अपवर्तनांक व्युत्क्रम हो जाता है, बस, और कुछ भी नहीं रहता। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल यानी ANW, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है 4/3 है। फिर इसी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अर्थात ANG बराबर कितना है 3/2 है। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, तो गाइस इसका भी फॉर्मूला मैंने पढ़ा है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है वो ये ANW बटे ANG। दोस्तों मैंने ये भी फार्मूला पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाया, यदि आपने नहीं देखा तो जाके तुरंत देखो। अब ANW के मान कितना है 4/3 है और ANG का मान है 3 बटे कितना 2 है, 3/2 है, यही है ना। अब क्या करते हैं
कि 2 को ऊपर लेके जाते हैं, 3 को यहाँ लेके जाते हैं, तो 4 गुणे 2 आ गए और 3 गुणे कितने आ गए 3, तो 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, मतलब 8 बटे कितना आ गया 9। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक आ गया 8 बटे 9। यही प्रश्न आपका पूछा था, ये देख लीजिएगा आंसर, एक बार जरूर मैच करा लीजिएगा, तो बिल्कुल आपका आंसर यही आएगा, एकदम मैच करने वाला। दोस्तों देखिए हर एक प्रश्न आपकी बोर्ड सत्र में पूछा गया है, इसीलिए आपका जो थ्योरी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी कल की, तो आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। बार बार क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वो आपके पेपर के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए जो दोस्त इससे नहीं वाकिफ है दोस्त। तो आप इन सभी प्रश्नों का एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और बचे हुए 3 सवालों को हम लोग हल करने वाले हैं। तो गाइस देखते हैं कि आपका 8वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 है। जल और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 और 1.50 है। यदि प्रकाश किरणें कांच से जल में जा रही हैं तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अर्थात आपको दिया क्या है, पहले तो दिया जल तथा कांच का अपवर्तनांक दिया गया है, जल तथा कांच का अपवर्तनांक दिया गया है। अब इस बार पूछ रहा है कांच का जल के सापेक्ष, अर्थात समझ रहे कांच का यानी GnW, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जानते हैं। अब कांच का अपवर्तनांक बटे क्या हो जाएगा, कांच का अपवर्तनांक, क्या लिखेंगे, कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा दोस्तों, कांच का अपवर्तनांक बटे, कैसे हमने कहा कि पहले कांच ही रख रहे, देखिए यहाँ ग्लास है ना, तो जिसका आप कह रहे हैं ना कांच का, जिसका आप निकाल रहे हो उसका लिखो पहले, फिर जिसके सापेक्ष निकाल रहे हो, किसके सापेक्ष, जल का, तो जल का अपवर्तनांक लिख दीजिए, जल का अपवर्तनांक। तो चलिए हल करते हैं दोस्तों। कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.50 है, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू है 1.35, पॉइंट कट जाएगा दोस्तों तो आ जाएगा 150 बटे 135, तो भाग देते हैं, तो 5 तिहाई 15, 5 जीरो में 0, फिर ये 5 दूनी 10, यहाँ बचा 3, 5 सत्ते 35, कट गए ना। उसके बाद क्या है, 3 से कटाइए, 3 दहमा 30, 3 नौवा 27, तो लगभग आप भाग दोगे तो 1.11 आता जाएगा। तो जो कांच का वायु जल के सापेक्ष जो अपवर्तनांक था, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक था जो, वो 1.11 आता चला जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपका जो ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, आप इमेजिन कर लीजिए कि 2017 के एग्जाम में आप बैठे होते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता तो आप क्या ऐसे हल कर पाते, बिल्कुल हल कर लोगे दोस्तों, कहीं भी कुछ भी नहीं आता, बस इतना इजी ही सवाल आता है, देख लीजिए, केवल आप ट्रिक को पकड़ो कि कैसे क्या करना है बस। फिर अगला प्रश्न क्या करा, वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव, पारदर्शी द्रव को हम एल से दिखा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, जो ये पारदर्शी द्रव की चर्चा कर रहे हैं, हमें यहाँ पहले से बता देना कि पारदर्शी द्रव को एल से दिखाएंगे, जो कि अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष पारदर्शी का अपवर्तनांक 1.2 है, और ठोस को, सबसे पहली बात ठोस को हम दिखा रहे हैं सॉलिड यानी एस से। तो अब हमको लिखने में आसान होगा, क्या करा, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक। तो दोस्तों एक बार तो चलिए ध्यान से देखिएगा, वायु के, तो यहां वायु हो गया, के सापेक्ष पारदर्शी द्रव यानी एल का अपवर्तनांक 1.2 है, फिर किसी अन्य ठोस का अपवर्तनांक 1.8 है, यानी वायु के सापेक्ष ठोस का भी अपवर्तनांक कितना है दोस्तों, 1.8 है। अब क्या पूछ रहा, द्रव के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, अर्थात आपसे द्रव के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक ये पूछ के रखा है, यानी लिक्विड का सॉलिड के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो गजब सा फार्मूला लगाओ ना, LNS इक्वल टू क्या हो जाएगा जानते हैं, पहले द्रव का पूछा, तो द्रव का अपवर्तनांक कितना है आपका, देख लीजिएगा जरा सा, द्रव का अपवर्तनांक है 1.2 और इसका अपवर्तनांक है 1.8, पॉइंट से कट गए तो बचे 12 बटे 18, 3 चौके 12, 3 छक्के 18, फिर 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो लगभग भाग दे दोगे दोस्तों, तो भाग दे के आप देखोगे ना, यहाँ आपकी वैल्यू आएगी, कितनी आएगी दोस्तों,
तो दोस्तों भाग दोगे ना तो इसकी वैल्यू आएगी 0.66, 0.66। तो लिक्विड का सॉलिड के सापेक्ष जो अपवर्तनांक आएगा 0.66 आएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना था इस प्रश्न में। क्या करना था, हमने मान लिया पारदर्शी द्रव को L से डिनोट कर रहे हैं, ठोस को सॉलिड से डिनोट कर रहे हैं। तो वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक 1.2 था, फिर वायु के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक 1.8 था, फिर मुझे द्रव का ठोस के सापेक्ष अपवर्तनांक चाहिए थे, तो पहले द्रव का अपवर्तनांक फिर ठोस का अपवर्तनांक रख दिए, हल कर डाले तो 0.66 आ गया। उसके बाद इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है गाइस। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया होगा, शेयर नहीं किया होगा, तो तुरंत दोस्तों अभी दोस्तों के पास वीडियो तुरंत शेयर करो और लाइक कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपकी एक लाइक से गजब की एनर्जी मिलती है दोस्तों, एक गजब पावर मिलता है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 का। क्या करा कि जल में प्रकाश की चाल इतनी है, अर्थात इतनी है, कहने का मतलब है VW इक्वल टू है 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर आगे करा यदि जल का अपवर्तनांक अर्थात N इक्वल टू 4/3 है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बताओ दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं, आपने फार्मूला पढ़ा N इक्वल टू C/V, यहाँ VG लग जाएगा। तो मुझे C चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। N की वैल्यू कितनी है, 4/3 है, 4/3 कितना है दोस्तों, 4/3। C नहीं पता पर VG पता है, 2.25 गुणे 10⁸। तो दोस्तों गुणा कर देते हैं, इनका गुणा इनसे, इनका गुणा इनसे। 3C बराबर 4 का गुणा करते हैं तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 दूनी 8 1 9, तो 9.00 गुणे 10⁸। इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, ये 3 इधर चला जाएगा दोस्तों, तो 9/3 गुणे 10⁸ नहीं होना चाहिए था दोस्तों, यहाँ 10⁸ होना चाहिए था। तो 10⁸, तो ये 10⁸ भाग दोगे तो C इक्वल टू आ जाएगा 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी दोस्तों जो निर्वात में प्रकाश की चाल पूछी गई थी वो 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आ गया। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो अपने इससे पिछले वाले लेक्चर में अपने अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध, फिर प्रकाश की उत्क्रमणीयता, तो उन जितना आपने फॉर्मूला पढ़ा था उन टॉपिक पर आपने एक छोटा सा अभ्यास कर लिया है। अभी तो तमाम प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। तो आज की लेक्चर उम्मीद करते होंगे कि आपको जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। कैसा लगा आज की लेक्चर आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट में बताइएगा, और अगर यदि किसी भी कोई भी सवाल में डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत।